हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आईसीडीआर रेगुलेशन के अमेंडमेंट्स। ठीक है, सेबी आईसीडीआर 2018। चलिए, मेनली जो अमेंडमेंट्स है आईसीडीआर में, दैट इज रिगार्डिंग राइट इशू। ठीक है, सारे रिलैक्सेशंस या थोड़े बहुत जो भी इम्प्रूवमेंट्स करने थे लॉ में, वो अमेंडमेंट्स उन्होंने लाए हैं। तो सब राइट इशू में ही है, और एक अमेंडमेंट है जो प्रेफरेंशियल इशू का है, वो अपन लास्ट में उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अमेंडमेंट है वो लिमिट का है कि राइट इशू के जो गाइडलाइंस हैं जो आईसीडीआर के अंदर हैं वो आप पे कब अप्लाई होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 10 करोड़ का लिमिट था कि आप लिस्टेड एंटिटी हो एंड आपका जो इशू का अमाउंट है वो 10 करोड़ और मोर जब होता है तब राइट इशू के गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होते हैं। बस ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले भी टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया गया था सर्कुलर के थ्रू, अब वो परमानेंटली रेगुलेशन को अमेंड करके ये परमानेंट रिलैक्सेशन दिया गया है और उसको 10 करोड़ को 50 करोड़ कर दिया गया है, 50 करोड़ और मोर। ठीक है, तो दो जगह पे इसका मेंशन आता है, तो दो रेगुलेशन में वो चेंजेस किए गए हैं। पहला है रेगुलेशन 3, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर। ठीक है, उसमें वो चेंज किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर। और एक जो राइट इशू का ही रेगुलेशन है, रेफरेंस डेट के बारे में जो होता है रेगुलेशन 60, उसमें भी इस लिमिट का मेंशन होता है, तो उसमें भी चेंज किया गया है। ठीक है, तो बस लिमिट बदल दी गई है सर, और कुछ भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्लॉज था राइट इशू बाय अ लिस्टेड इशूअर, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी में एक सब क्लॉज रहता है, राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू इज 10 करोड़ और मोर। ठीक है, बस उसको अब क्या कर दिया गया है, 50 करोड़ और मोर। ठीक है, फिर एक जो प्रोविजो उसी में होता है कि अगर आपका लिमिट से नीचे है, आप लिस्टेड एंटिटी हो पर आपका जो अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट है, वो जो लिमिट के नीचे है, तो भी एक मिनिमम कॉम्प्लायंस आपको अप्लाई होता है। ठीक है, तो वहां पे भी 10 करोड़ था कि अगर 10 करोड़ से कम है तो क्या होगा, तो अब वो 50 करोड़ से अगर कम है, आप लिस्टेड एंटिटी हो और आपका एग्रीगेट वैल्यू 50 करोड़ से कम का है राइट इशू का, तो भी आपको कम से कम, मतलब जो गाइडलाइन फॉलो करनी है वो दिया रहता है कि कम से कम लेटर ऑफ ऑफर तो आपको बना के बोर्ड को देना है, ताकि बोर्ड फिर अपनी वेबसाइट पे डाल पाए। तो लेटर ऑफ ऑफर के मिनिमम गाइडलाइंस आप पे अप्लाई होंगे। लेटर ऑफ ऑफर के अलावा जितने भी राइट इशू के गाइडलाइंस हैं वो अप्लाई नहीं होते अगर आपका जो अमाउंट है वो 50 करोड़ से कम है तो। ठीक है, तो ऐसा अप्लीकेबिलिटी था कि 50 का आप कट ऑफ होगा, 50 के नीचे हो तो सिर्फ लेटर ऑफ ऑफर के गाइडलाइंस फॉलो करो और लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर दो, और अगर 50 के अबव है, 50 और मोर है, तो फिर पूरा जो राइट इशू का पूरा चैप्टर है इसके अंदर, आईसीडीआर के अंदर पूरा आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर यहां पे भी सेम जो रेफरेंस डेट का था उसमें लिमिट मेंशन थी, तो बस वो अमाउंट करस्पॉन्डिंगली सिमिलर वे में बदला गया है। ठीक है, 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ कर दिया गया है। तो मैं क्लॉज के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी फिर डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, कहीं से कहीं चले जाएंगे अपन। तो बस जो अमेंडमेंट है वही मैं बता रहा हूं, ये अज्यूम करके कि ये क्लॉज आपको पता है। अगर क्लॉज ही नहीं पता फिर आपको चीजें समझेंगी नहीं, एक्सपेक्ट करना भी नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर्स हैं ये, पूरे लेक्चर्स नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट होता है छोटा सा, उसको अगर मैं पूरा एक्सप्लेन किया तो फिर एक एक घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस डेट का क्लॉज आई होप आपने पढ़ा होगा, तो बस वहां पे भी लिमिट का रेफरेंस आता है जो कि 10 करोड़ है, अब वो 10 को बढ़ा के वहां पे भी 50 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले दो अमेंडमेंट्स अमाउंट की लिमिट का है कि अब राइट इशू के गाइडलाइंस उन्हीं पे अप्लाई होंगे जो लिस्टेड इशूअर हैं और जिनका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ राइट इशू इज 50 करोड़ और मोर। ठीक है, 10 को 50 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब राइट इशू का ही पढ़ रहे हैं ना, ध्यान देना, राइट इशू का ही पढ़ रहे हैं। फिर रेगुलेशन 61 आता है राइट इशू में, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक अ राइट इशू। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। अमेंडमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू क्लॉज ए एंड बी। ठीक है, क्लॉज ए एंड बी इज रिगार्डिंग डिपार्टमेंट, कि अगर आपकी कंपनी डिबार्ड है, इशूअर खुद डिबार्ड है, या आपके प्रमोटर्स डिबार्ड है, या प्रमोटर ग्रुप में कोई डिबार्ड है, या आपके डायरेक्टर्स में कोई डिबार्ड है, तो फिर आप राइट इशू नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट क्लॉज था, डायरेक्ट डिपार्टमेंट, आप खुद इशूअर खुद या उसके प्रमोटर या डायरेक्टर्स अगर डिबार्ड है तो फिर आप राइट इशू नहीं ला सकते जब तक वो डिबार्ड है। फिर एक इनडायरेक्ट क्लॉज भी था कि अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर वो खुद डिबार्ड नहीं है
पर वो कोई और कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर हैं। आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के भी प्रमोटर या डायरेक्टर है, मतलब कॉमन प्रमोटर या कॉमन डायरेक्टर्स हैं, और आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रमोटर्स डायरेक्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कोई और इशूअर, कोई और कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर है और वो कंपनी डिबार्ड है, या उस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर अगर डिबार्ड है तो इनडायरेक्ट, क्योंकि कॉमन चेन है, आपके प्रमोटर डायरेक्टर कोई और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जहां डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, तो भी आप राइट इशू नहीं कर पाओगे। तो ए क्लॉज जो था वो डायरेक्ट का था और बी क्लॉज जो है वो इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट का था। तो दोनों क्लॉज डिपार्टमेंट के बारे में थे। अब डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, फिर वो एक्सप्लेनेशन में समझाया गया था कि अगर पास में आप डिपार्ट थे, फिर आपका पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट अब खत्म हो गया है और इशू करते वक्त अभी आप डिपार्ट हो ही नहीं, तो फिर डिपार्टमेंट का क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होगा। डिपार्टमेंट का क्लॉज कब अप्लाई होता है, जब आप अभी डिपार्टमेंट में हो, पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट अभी चल रहा है, तो ये क्लॉज में आप आते हो। अगर आप पास में डिपार्ट थे, आप पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट सर्व कर चुके हो, अब आपका कोई डिपार्टमेंट चल नहीं रहा, तो आप एलिजिबल हो। तो पास डिपार्टमेंट की बात नहीं चल रही है, प्रेजेंट डिपार्टमेंट की बात चल रही है, तो वो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। बस रेफरेंस देते वक्त वर्डिंग्स जो यूज की गई है उसको बदला गया है। पहले ए और बी जो क्लॉज थे जो डिपार्टमेंट के बारे में थे, अभी मैंने आपको बता दिया कि उसमें कौन कौन आता है। इशूअर खुद आता है, इशूअर के प्रमोटर्स, इशूअर के डायरेक्टर, या कोई और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो आपकी कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। पर रेफर देखो किसको किया, रेस्ट्रिक्शंस अंडर ए और बी अबव विल नॉट अप्लाई टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर, आर ऐड कर दो, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर। मतलब ये जो डिपार्टमेंट का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें से प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर डाला गया, जबकि ए और बी में तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो बस उसी को रेक्टिफाई किया गया और उन्होंने वर्डिंग्स बदल दी, पर्सन्स और एंटिटीज मेंशन देयर, मतलब लिस्ट दी नहीं कि जो भी जिस भी लोगों को या जिन भी एंटिटीज को आप रेफर कर रहे हो उन सब के लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट आप सर्व कर चुके हो, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आप उसमें डिपार्टमेंट में नहीं आओगे क्योंकि आपका अभी डिपार्टमेंट चल ही नहीं रहा है। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि पास डिपार्टमेंट यहां कवर्ड नहीं है, प्रेजेंटली अगर आप डिपार्ट हो तो ही आप इसमें आते हो। ठीक है, तो बस वर्डिंग्स को देखो बदला गया है। ठीक है, पर्सन्स और एंटिटीज मेंशन देयर इन ऐसा लिख दिया गया है। तो ये था रेगुलेशन 61 का अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं 62 जनरल कंडीशंस फॉर राइट इशू। ठीक है, इसमें देखो एक क्लॉज था, अमेंडमेंट क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ थोड़े क्लैरिटी के लिए, जो भी चीज़ें साइलेंट होती हैं या जो भी इंटरप्रिटेशन होता है या थोड़ा बहुत उसको अगर सपोर्ट करने के लिए कुछ लिखना होता है तो एक्सप्लेनेशन नॉर्मली ऐड किया जाता है। तो क्लॉज क्या है 62 का, इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फिनांस। ठीक है, फर्म अरेंजमेंट आपको करना है फिनांस का थ्रू वेरीफाइबल मीन्स। ठीक है, वेरीफाइबल होना चाहिए कि कहां से क्या अरेंजमेंट आपने किया है। वेग हवा में चीजें आप नहीं बता सकते कि हाँ मेरा कोई तो कंपनी या कोई तो बैंक के साथ अरेंजमेंट है। वेरीफाइबल होना चाहिए, आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपने कहां से फर्म अरेंजमेंट किया है। फर्म मतलब पक्का कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, टूवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फिनांस, जो आपका स्टेटेड मीन्स ऑफ फिनांस है, जो भी आप पूरा पैसा फिनांस करने वाले हो, फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी फंडेड। ठीक है, तो यहां पे फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का क्या मतलब है वो दिया गया है, कौन से प्रोजेक्ट का 75% फर्म अरेंजमेंट थ्रू वेरीफाइबल मीन आपको करना है। तो वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लैरिफाई किया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन, ये जो 75% का जो क्लॉज है, इसके लिए ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, फिनांस फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है, शेल मीन फिनांस फॉर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ओनली। ठीक है, तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होने वाला है प्रोजेक्ट के अंदर, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा भी और खर्चे होते हैं जिसको आप वर्किंग कैपिटल कहते हो, फिनांस में आप पढ़ते ही हो, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। तो यहां कहा जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट का 75 नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी है उसका 75 का भी फर्म अरेंजमेंट हो जाता है तो भी चल जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पूरा नहीं, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा खर्चा, पूरा जो आपका एक्सपेंडिचर है वो नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% का अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये हल्का सा क्लैरिफिकेशन उन्होंने डाला है थ्रू एक्सप्लेनेशन। सेम है विद इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर
28 सितंबर से ये पूरे अमेंडमेंट्स हैं। अब राइट इशू में पहले आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होता था, ठीक है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता था। तो वो था चैप्टर 3 का पार्ट 4, चैप्टर 3 जो राइट इशू का है उसका पार्ट 4 रहता था, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडियरीज एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर। और फिर वो प्रॉपर एक रेगुलेशन भी है 69 जिसके तहत कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा गया था, तो वो अब ओमिट कर दिया है। जो रेगुलेशन कहता था कि आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है वो ओमिट हो गया। इसका क्या मतलब है कि अब आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स कर दिया गया है। और हेडिंग को भी बदला गया है, एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो है ये वर्ड्स को भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि अब कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो चैप्टर जो पार्ट था उस पार्ट का भी नाम बदला गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज। एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो वर्ड थे वो भी डिलीट कर दिया गया है। और जो पूरा एक रेगुलेशन था 69 उसका जो सब रेगुलेशन 8 था, 69 में बहुत सारा पूरा आता है, उसका जो सब रेगुलेशन 8 था विच वॉज सेइंग कि आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना है, वो क्लॉज वो सब रेगुलेशन अब ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। अब आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स एक ही पॉइंट से रिलेटेड है कि कॉम्प्लायंस ऑफिसर राइट इशू में अब अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब है रेगुलेशन 74, ठीक है, अपन राइट इशू में ही है। इशुएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर के अंदर जो पार्ट 8 है 7 है उसके अंदर रेगुलेशन 74 का ये अमेंडमेंट है विच टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, कि अगर आपके पास राइट इशू करते वक्त कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो आपको उनके लिए भी राइट इशू रिजर्व करना पड़ेगा। आज ये लोग डेट हैं, आज ये लोग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, आज ये डेट है, आज ये इक्विटी नहीं है, आज ये एलिजिबल नहीं है, पर ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, मतलब आगे चल के कंपल्सरीली ये इक्विटी में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो इनके लिए भी रिजर्व करो क्योंकि ये भी तो इक्विटी ही है, कन्वर्टेबल्स भी इक्विटी माने जाते हैं, हाइब्रिड होते हैं तो इक्विटी माना जाता है उनको, हर लॉ में काफी जगह इक्विटी ही माना गया है। और लोग इक्विटी सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं कि चलो कुछ साल तक ये डेट रहेगा, आगे चल के इक्विटी ही मिलने वाला है। तो लॉ कहता है कि राइट इशू इनके लिए भी रिजर्व होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही लॉ है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है कि एक प्रोविजो ऐड किया गया है, क्लैरिफिकेशन डाला गया है कि क्या जो आप रिजर्व करने के लिए कह रहे हो क्या उसमें हमको राइट एंटाइटलमेंट्स भी देने होंगे अभी, क्योंकि जो जो लोग राइट इशू में एलिजिबल होते हैं उनको राइट एंटाइटलमेंट्स भी आप देते हो कि वो राइट्स खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना चाहे तो किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कि जिनके लिए रिजर्व किया गया है उनके राइट एंटाइटलमेंट्स का क्या है ये लॉ में कहीं लिखा नहीं है। तो वो प्रोविजो ऐड करके रिलैक्सेशन दिया गया है कि भैया आपको सिर्फ रिजर्व करना है, उनके राइट एंटाइटलमेंट्स अभी आपको नहीं देने, उनके राइट एंटाइटलमेंट्स आपको नहीं देने, आपको सिर्फ राइट इशू के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो उनके लिए रिजर्व करने हैं, और जब वो कन्वर्ट होंगे तब आपको बस उनको इक्विटी शेयर अलॉट करना है, ठीक है। अभी मतलब आपको राइट एंटाइटलमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी आपको सिर्फ उनके लिए इक्विटी शेयर्स रिजर्व करके रखने हैं, ठीक है। तो प्रोविजो क्या ऐड किया है? प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट्स, जो भी एलिजिबल पर्संस हैं, इक्विटी शेयर्स हैं जो राइट इशू के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको राइट एंटाइटलमेंट दिया जाता है, उससे रिलेटेड है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट्स द इशूअर कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द राइट एंटाइटलमेंट्स। तो ऐसे कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स वालों को राइट एंटाइटलमेंट्स अभी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर दो पॉइंट्स हैं, बहुत ही माइनर पॉइंट्स हैं, आपने पढ़े भी नहीं होंगे, बता देता हूं। रेगुलेशन 78 कंडीशंस फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, कि जिनको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल पाया है, तो लॉ में ऐसा भी रूल था कि आप प्लेन पेपर पे भी लिख के हैंड रिटन भी अगर आप सबमिट करते हो तो भी हम एक्सेप्ट करके आपको इशू कर देंगे राइट इशू में, ठीक है। पर वो रिटन एप्लीकेशन में कितने कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या मिनिमम चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं था। तो मतलब आप प्लेन पेपर पे कुछ भी लिख के भेज दोगे तो हम एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, तो उसको बदला गया है, ठीक है। तो अब क्या है, बस उसमें लिख दिया गया है कि हम प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेंगे ओनली इफ, ठीक है, ध्यान दो, ओनली इफ ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जितनी डिटेल्स होती है ना
वो सारी डिटेल्स और वो सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करोगे तो ही हम प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। यानी प्लेन पेपर पे भी उतने सारे कंटेंट्स होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म में होती हैं, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ सर्टिफाइड syndicate banks shall accept such applications only if all details required for making the applications as per these regulations are specified in the plain application paper application। आए ख्याल में? तो कुछ भी लिख के भेज दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही था, कुछ लिखा ही नहीं था। क्या लिखा था देखो, पहले क्या लिखा था, shareholders who have not received the application form may make an application in writing on a plain paper along with the requisite application money। अरे उस प्लेन पेपर पे क्या लिखना है, कितना मिनिमम लिखना है, कुछ भी नहीं लिखा था। तो प्रोसीजरली काफी दिक्कतें होती थी आइडेंटिफाई करने में कि अरे कौन है, शेयर होल्डर है नहीं है, क्या है, कितनी होल्डिंग है, ये सब में बहुत टाइम और बहुत ज्यादा प्रोसीजरल कंप्लायंस था। तो अब उन्होंने लिख दिया है कि भैया जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म में चीजें होती हैं, जितना मिनिमम डिटेल्स होती हैं, वो सब आपको प्लेन पेपर पे भी लिखनी होगी। ठीक है, आप ढूंढो कहां से ढूंढते हो, क्योंकि इनको तो एप्लीकेशन फॉर्म मिला ही नहीं है। अरे भाई एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिला, इसीलिए तो प्लेन पेपर पे दे रहे हैं ना। अब ये कैसे पता करेंगे कि क्या क्या मेन एप्लीकेशन में होता है, वो अब इन पे छोड़ दिया है। आप देखो कहां से ढूंढते हो, पर जो भी मेन एप्लीकेशन में होता है वो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब बर्डन सामने वाले पे शिफ्ट कर दिया है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये तो नॉर्मल हर इशू में होता है कि आपको एडवर्टीजमेंट देना होता है, कुछ एडवर्टीजमेंट में कुछ मिनिमम डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। ठीक है, तो दो क्लॉज में अमेंडमेंट है। एक है क्लॉज सी। क्लॉज सी में बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है। ठीक है, क्लॉज सी काय के बारे में है कि जिनको भी राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं मिले, ये एडवर्टीजमेंट में भी देखो आपको बताना होता है कि भैया आपको अगर फॉर्म नहीं मिला है, अगर आपको कुछ एंटाइटलमेंट नहीं मिले हैं, तो आप प्लेन पेपर पे भी अप्लाई करके कर सकते हो। ये एडवर्टीजमेंट में भी बताना होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स बट ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, वो है they may make an application through the form available on the website of registrar, जो आप कंपनी का जो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजेस और लीड मैनेजर। ये बस वर्ड्स ऐड किए गए कि फॉर्म अगर आपको पर्सनली 1-on-1 नहीं मिला है, कंपनी से डायरेक्टली फॉर्म नहीं मिला है, तो डायरेक्टली प्लेन पेपर पे मत आओ। वो फॉर्म आप जुगाड़ करो, कहां से, वो रजिस्ट्रार की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो, या वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या वो लीड मैनेजर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे भी नहीं मिल रहा तो प्लेन पेपर पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो और रास्ते दिए उन्होंने, और रास्ते दिए। ठीक है, दे मे मेक एन एप्लीकेशन थ्रू द फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार, यानी कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आप लिस्टिंग करवाने वाले हो या ऑलरेडी आप लिस्टेड हो, राइट इशू ला रहे हो, और लीड मैनेजर, जो आपका लीड मैनेजर है, उनकी वेबसाइट पे भी ये एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो बस ये सेंटेंस उसमें ऐड किया गया है और कुछ चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, और फिर है कि एक सेंटेंस था कि आप नॉर्मली एप्लीकेशंस किसके थ्रू जाते हैं, कलेक्शन एजेंट, कलेक्शन सेंटर्स या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, जो कलेक्शन एजेंट की तरह काम करते हैं, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं। पर लॉ में आपको एक ऑप्शन देना पड़ता है कि भाई अगर आप डायरेक्टली कंपनी को भेजना चाहो तो भी आप भेज पाओ। तो वो एक स्टेटमेंट आपको एडवर्टीजमेंट में भी देना पड़ता था, सारी जनता को बताना पड़ता था कि आप एजेंट के भरोसे नहीं हो, आप डायरेक्ट कंपनी को भी भेज सकते हो। अ स्टेटमेंट दैट एप्लीकेशंस कैन बी directly sent by the shareholder through registered post together with the application money to the issuer's designated official at the address given in the advertisement। तो आपको एड्रेस देनी पड़ती थी कि आप ये एड्रेस पे डायरेक्टली भी भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब वो ओमिट कर दिया गया है। मतलब एडवर्टीजमेंट में अब ये स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये राइट अब नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली आप नहीं लोगे, आप कोई ना कोई कलेक्शन एजेंट के थ्रू ही फॉर्म एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में अब ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट में ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट के रूल्स में अमेंडमेंट है। ठीक है, इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन 84। आगे बढ़ते हैं सर। अब एक और अजीबोगरीब अमेंडमेंट है, रेगुलेशन 86 विच टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन अ राइट इशू। राइट इशू में भी देखो सेम क्लॉज था, मिनिमम 90% आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगता है इवन इन द केस ऑफ राइट इशू। ठीक है, ध्यान दो, जो आपका
रेगुलेशन है 86, मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन द इशू शैल बी एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसमें इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, प्रोविजो ऐड किया है, एक्सेप्शन मतलब दिया है। एक्सेप्शन काय के लिए होता है सर? नॉर्मली रिलैक्सेशन कि मेन क्लॉज बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, उसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है, ठीक है, ध्यान दो। प्रोवाइडेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया शेल नॉट बी एप्लीकेबल, रिलैक्सेशन हो गया ना कि 90% आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा और कब होगा, ठीक है? इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन्वॉल्व्स फिनांसिंग अदर देन फिनांसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपका जो राइट इशू है, जो भी आप फंड रेज कर रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है, मतलब वो वर्किंग कैपिटल के लिए, कोई खर्चे के लिए या कोई वर्किंग कैपिटल के लिए, स्टॉक के लिए है, बरोबर, इसके लिए आप ले रहे हो, ठीक है। मतलब जो भी पर्पस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कुछ और पर्पस के लिए आप पैसा रेज कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुड बी अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड promoters and promoter group shall undertake to subscribe fully to their portion of right entitlements and do not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group। मतलब प्रमोटर को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि उनके जितने भी प्रपोर्शनेट राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, और अगर रिनाउंस करेंगे भी, अगर वो ट्रांसफर करेंगे भी, तो विद इन द प्रमोटर ग्रुप ही ट्रांसफर करेंगे। मतलब जितना भी प्रमोटर ग्रुप है वो पूरा का पूरा राइट इशू सब्सक्राइब करेगा, जितना उनका है, देयर पोर्शन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स। अगर मेरा 60% प्रमोटर होल्डिंग है तो जो राइट इशू है उसका भी 60% ही मैं लूंगा, देयर पोर्शन। तो ये देयर पोर्शन अगर आप पूरा सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हो, अगर आप रिनाउंस करोगे भी तो विद इन द ग्रुप ही रिनाउंस करोगे, ऐसा अगर आप अंडरटेकिंग लिख के देते हो और आपका ऑब्जेक्ट अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये 90% का क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होगा। जितना भी फंड रेज होता है आप राइट इशू कर सकते हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आपको सिचुएशन पकड़नी है। पहली सिचुएशन क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, प्रमोटर्स गिव एन अंडरटेकिंग दैट दे विल fully subscribe to their right entitlements and they will not renounce their rights except renunciation will be within the promoter group, ठीक है। सिंपल दो कंडीशंस डाली हैं और रिलैक्सेशन दे दिया है कि 90% आप पे फिर अप्लाई नहीं होगा इन दिस सिचुएशन इफ यू कंप्लाई बोथ द कंडीशंस, ठीक है। तो ये राइट इशू के मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमेंडमेंट है, ठीक है। आईपीओ एफपीओ में कुछ नहीं है, मिक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है लेकिन किसका? राइट इशू का है, ठीक है। राइट इशू में ऐसा क्लॉज डाला गया है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये था रेगुलेशन 86, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ राइट इशू। आगे बढ़ते हैं, फिर है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें भी बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है। नॉर्मल आपको पता ही है 15 से 30 दिन, ठीक है। मिनिमम 15, मैक्सिमम 30 डेज राइट इशू का आपको पता ही होगा, रेगुलेशन 87। अब उसमें सिर्फ उन्होंने अपना जो इंटेंशन है वो डाल दिया है। पहले विड्रॉवल के लिए मतलब साइलेंट था, पर अब उन्होंने साफ साफ डाल दिया है, एंड नो विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट। इशू जब क्लोज हो गया उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जब तक वो चल रहा है, जब तक पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन चल रहा है उस दौरान आप भले विड्रॉ कर लो, लेकिन एक बार पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, इशू पूरा क्लोज हो गया है, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंटेंशन उन्होंने अब लिख दिया है, पहले कहीं लिखा नहीं था, साइलेंट पॉइंट था, अब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इशू क्लोज होने के बाद अब आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनर सा अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर है अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, राइट इशू का ही है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वर्डिंग्स उन्होंने डाल दिए हैं कि भाई नॉर्मल रूल क्या था सब रेगुलेशन 1 कि आप एक्सेस अलॉटमेंट नहीं दे सकते, जितना भी आप ऑफर कर रहे हो उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते, ये तो हर जगह नॉर्मल रूल है, ठीक है। इशूअर शेल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर्ड थ्रू द लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। अब उन्होंने एक्सेप्शन डाले हैं कि ओवर अलॉटमेंट आप कर सकते हो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द 74(1) and 2। और 74(1) and 2 क्या है? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए बोला गया है ना कि आपको जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए भी रिजर्व करना पड़ेगा।
अब जितना आप ऑफर कर रहे हो, आप जो भी ऑफर कर रहे हो वो तो एग्जिस्टिंग इक्विटी के हिसाब से आप कर रहे हो ना, डेट के हिसाब से क्यों करोगे? ये तो लॉ आपसे कह रहा है इसलिए आपको देना पड़ रहा है। अगर लॉ साइलेंट होता तो आप देते क्या? नहीं देते। तो रिजर्वेशन के चक्कर में जो भी आप अलॉट करोगे, जो कि बाद में अलॉट करोगे, तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट से ऊपर का ही होता है, ठीक है? तो वो पहले अलाउड नहीं था, पहले कहीं लिखा ही नहीं था, तो कॉन्ट्राडिक्टरी था लॉ, क्योंकि यहां साइलेंट था तो कॉन्ट्राडिक्शन था। वहां आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन करो और बाद में इशू करो, अरे पर वो ऑफर डॉक्यूमेंट में तो कवर्ड ही नहीं था। यहां आप बोल रहे हो कि ऑफर डॉक्यूमेंट से ज्यादा इशू ही नहीं कर सकते, तो ये दोनों क्लॉज कॉन्ट्राडिक्टरी थे, तो यहां एक्सेप्शन डालना जरूरी था, ठीक है? तो अब वहां पे एक्सेप्शन डाल दिया कि भैया जो हमने रिजर्वेशन के लिए कहा था वो यहां पे एक्सेप्शन है, उसके लिए आप अलॉट कर सकते हो, भले वो ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन है या ऑफर डॉक्यूमेंट से ज्यादा अलॉटमेंट हो रहा है तो भी चलता है, ठीक है? तो ये दो अलग अलग प्रोविजंस जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, वो कॉन्ट्राडिक्शन हटाने के लिए ये वर्डिंग्स ऐड किए गए हैं, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन 74 सबरेगेशन 1 एंड सबरेगेशन 2 विच इज डीलिंग विद रिजर्वेशन, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा। चलिए सर, फिर है फास्ट ट्रैक राइट इशू, ठीक है, 99, ये भी आपने पढ़ा होगा। फास्ट ट्रैक राइट इशू बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उसमें दो क्लॉज में अमेंडमेंट है। एक है पहला क्लॉज एच। क्लॉज एच काय के बारे में है कि अगर आपके खिलाफ आपके या आपके जो भी डायरेक्टर प्रमोटर्स हैं या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस इशू हुई है, उनके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस इशू हुई है या उनका प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रहा है, बोर्ड ने स्टार्ट कर दिया है और अभी राइट इशू के वक्त वो पेंडिंग है, चल रहा है अभी भी, तो आप राइट इशू नहीं कर सकते। अगर आपके प्रमोटर या डायरेक्टर के खिलाफ शो कॉज नोटिस है या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तो आप राइट इशू नहीं ला सकते थे। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ चलते रहता है, बोर्ड के पेनल्टीज चलते रहते हैं, बोर्ड का जो सेबी एक्ट का जो प्रोसीजर है वो चलते रहता है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, कि राइट इशू से हमको मत रोको, फंडिंग लेने से मत रोको, ठीक है? तो वहां उन्होंने अभी देखो क्या क्लॉज डाला है, प्रोवाइडेड दैट नो शो कॉज नोटिस सेम एक्सक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ठीक है, मेन क्लॉज में ही पहले हटा दिया था, अब उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ डाल दिया है। ध्यान दो, ये मतलब एक्सेप्शन है कि ये सब अगर आपके खिलाफ चल भी रहा है तो भी आप राइट इशू ला सकते हो, ठीक है? इनके अलावा कोई शो कॉज नोटिस है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन ये सब अलाउड है, ठीक है? ध्यान दो क्या अलाउड है। इन केसेस वेयर अगेंस्ट द इशुअर, कौन कौन पार्टीज है ध्यान दो, इशुअर खुद और इट्स प्रमोटर और इट्स होल टाइम डायरेक्टर। नॉर्मली वर्ड क्या होता है? डायरेक्टर, तो उसमें सारे डायरेक्टर आ जाते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, पर यहां उन्होंने साफ साफ लिखा है होल टाइम डायरेक्टर ही, उनका ही यहां पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तीन ही लोग हैं, इशुअर, प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर। उनके अगेंस्ट क्या है? शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड बाय द बोर्ड इन अ प्रोसीडिंग फॉर इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी, ठीक है? पेनल्टी इंपोज करने के लिए शो कॉज नोटिस दी गई है और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है, तो भी आप राइट इशू ला सकते हो। आए ख्याल में? ठीक है, तो लिखा हुआ है नेसेसरी, बस करना क्या है? राइट इशू ला सकते हो, सिर्फ करना क्या है? नेसेसरी डिस्क्लोजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्शंस अलोंग विद द पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द ऑन द इशू शैल बी मेड इन द लेटर ऑफ ऑफर। सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो। पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, राइट इशू ही नहीं ला सकते। अरे भाई, लोगों को सोचने दो कि ऐसी कंपनी जिसपे कोई प्रोसीडिंग चल रही है सेबी की, उनमें उनके राइट इशू में उनको सब्सक्राइब करना है कि नहीं? अरे शेयर होल्डर्स को सोचने दो, आप सीधे बैन क्यों कर रहे हो? तो पहले सीधे बैन था, अभी बैन नहीं है, अभी शेयर होल्डर्स पे बर्डन डाला गया है कि आप सोचो, हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट वेदर यू वांट टू सब्सक्राइब टू द राइट इशू और नॉट, यू डिसाइड, ठीक है? तो अब अगर शो कॉज नोटिस है पेनल्टी का कोई डायरेक्टर, इशुअर या प्रमोटर के ऊपर, या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, तो भी चलता है। आप बस लेटर ऑफ ऑफर में डिस्क्लोज कर लो कि ऐसा कुछ चल रहा है और उसका पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्या पेनल्टी या क्या एक्शन बोर्ड ले सकता है उस प्रोसीडिंग में, वो सब आपको सिर्फ बताना है, इंपैक्ट बताना है, ठीक है, इशुअर पे, तो भी आप राइट इशू ला सकते हो। चलिए सर आगे, फिर एक था क्लॉज एम, दैट इज देयर आर नो ऑडिट क्वालिफिकेशंस, ठीक है? ऑडिटर के कोई क्वालिफिकेशंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं होने चाहिए। जो भी फाइनेंशियल्स आप लेटर ऑफ ऑफर में बता रहे हो, जो भी 3 साल 5 साल जो भी आप बताते हो, उन सारे फाइनेंशियल्स में कहीं भी ऑडिट क्वालिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। तो ये भी बहुत स्ट्रिक्ट क्लॉज है कि अगर मेरे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दी है तो क्या मैं राइट इशू नहीं ला सकता? फास्ट ट्रैक राइट इशू नहीं ला सकता, ठीक है? फास्ट ट्रैक के बारे में बात हो रही है, ये दोनों क्लॉज फास्ट ट्रैक के लिए ध्यान दो। फास्ट ट्रैक
राइट इशू पहले में नहीं ला सकता था, पर अब इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप ऑडिटर ने जो क्वालिफिकेशन दी है, ऑडिटर क्वालिफिकेशन कब देता है कि कोई ट्रीटमेंट है जो ऑडिटर एएस के हिसाब से चाहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहता है, आपने कोई और ट्रीटमेंट दे दी होगी, तो ट्रीटमेंट्स पे झगड़ा होता है कि ट्रीटमेंट कुछ और एज पर लॉ होनी चाहिए, आपने कुछ और ही दी है और उसके वजह से फाइनेंशियल्स अलग दिख रहे हैं जो ऑडिटर को पसंद नहीं है या ऑडिटर को मंजूर नहीं है क्योंकि वो सर्टिफाई कर रहा है उसको। तो अगर आप ऑडिटर जो भी कह रहा है वो अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लो तो फिर ऑडिटर क्यों क्वालिफाई करेगा? ऑडिटर क्यों क्वालिफाई कर रहा है? क्योंकि आप फाइनेंशियल्स को बदल नहीं रहे, वो ट्रीटमेंट्स नहीं दे रहे हो जो ऑडिटर कह रहा है। पर अगर आप वो मान जाओ, ऑडिटर जो कह रहा है वो ट्रीटमेंट्स दे दो, अमाउंट्स को उस हिसाब से चेंज कर लो, तो ऑडिटर क्वालिफिकेशंस का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने तो सारे चेंजेस कर लिए। तो हम आपको अलाउ करेंगे कि आप फास्ट ट्रैक इशू कर सकते हो अगर आप रीस्टेटेड, नाम देखो, रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अगर दो एडजस्टिंग फॉर द इंपैक्ट ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशन, कि ऑडिटर जो भी क्वालिफिकेशंस दे रहा है, वो जो भी ट्रीटमेंट्स कह रहा है, वो आप इनकॉर्पोरेट कर लो और अपने फाइनेंशियल्स को रीस्टेट करो और लेटर ऑफ ऑफर में रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स अगर आप दे दो तो चल जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशंस वी विल अलाउ यू टू मेक अ फास्ट ट्रैक इशू। ठीक है, तो ध्यान दो अब क्या क्लॉज है, फॉर ऑडिटर क्वालिफिकेशंस इफ एनी in respect of any of the financial years for which accounts are disclosed in the letter of offer, issuer shall provide the restated financial statement adjusting, ठीक है, एडजस्ट कर लो, जो ऑडिटर कह रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स दे दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदल दो, जैसा ट्रीटमेंट बोल रहा है ऑडिटर वैसा कर लो फॉर द इंपैक्ट ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशंस। अब कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव होती हैं, वो नंबर से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो उसका क्या करेंगे, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसको सिर्फ आप डिस्क्लोज कर दो। जहां आप एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल नहीं है तो आप डिस्क्लोज कर दो। फर्दर दैट फॉर द क्वालिफिकेशंस वेयर इन द इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स कैन नॉट बी एसर्टेन, किसी का इंपैक्ट अगर आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियली क्योंकि वो नंबर्स में डील नहीं करता, वो क्वालिटेटिव नेचर का है, द सेम शैल बी डिस्क्लोज्ड एप्रोप्रिएटली इन द लेटर ऑफ ऑफर। तो ऐसी बातें आप डिस्क्लोज कर लो तो भी चल जाएगा, तो भी हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक राइट इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दो क्लॉज में अमेंडमेंट है, एक शो कॉज नोटिस से रिलेटेड अमेंडमेंट है और एक ऑडिट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है। फास्ट ट्रैक राइट इशू में, फास्ट ट्रैक राइट इशू में ये अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए सर अब लास्ट पढ़ते हैं आईसीडीआर का लास्ट अमेंडमेंट। अब हमारा ये पूरा हो गया, अब ये राइट इशू हो गया, ये सारे रेगुलेशंस राइट इशू के ही थे। अब हम प्रेफरेंशियल इशू पढ़ रहे हैं, अब टॉपिक अलग है। ठीक है, टॉपिक क्या है, ऑप्शनल प्राइसिंग इन प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन 164B विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। ठीक है, ऑप्शनल दिया है और ये एक टेम्पररी क्लॉज है, ध्यान दो, हाँ टेम्पररी क्लॉज है, रिलैक्सेशन है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, 6 महीने में जो भी राइट प्रेफरेंशियल इशू ला रहा है, 6 महीने में जो भी प्रेफरेंशियल इशू ला रहा है उन्हीं पे अप्लाई होगा। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक जो भी इश्यूज आएंगे, प्रेफरेंशियल इश्यूज जो भी आएंगे, उनको ये रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या है रिलैक्सेशन? ऑप्शनल प्राइसिंग का मतलब ही क्या है, रिलैक्सेशन है। नॉर्मल प्राइसिंग कहां दी है सर? 164 में, 164 165 में आप पढ़ते हो प्राइसिंग, तो इसमें आप पढ़ते हो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के लिए, कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो उसमें दो सिचुएशंस आती हैं कि आप जो लिस्टेड हो, आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो, आप लिस्टेड हो, और लिस्टिंग कितने समय से है, मोर देन 26 वीक्स है या लेस देन 26 वीक्स है, इसके हिसाब से दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो मोर देन 26 वीक्स में आप पढ़ते हो कि जो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, 26 वीक्स की आप एक प्राइस लेते हो और एक लास्ट 2 वीक्स की लेते हो, उन दोनों में से जो भी हायर प्राइस होती है वो मिनिमम प्राइस होती है जो आपको प्रेफरेंशियल इशू में चार्ज करनी होती है। ठीक है, तो 26 हफ्ते की लेनी होती है। अब ये रिलैक्सेशन कब आया है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई अगर आप याद करोगे तो मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और अच्छे खासे समय तक 3-4-5 महीने तक वो काफी डाउन चल रहा था और फिर बाद में रिकवर किया और आज तो काफी आगे बढ़ गया है। तो ये उस समय का रिलैक्सेशन है, उस वक्त स्टॉक मार्केट काफी डाउन था। ठीक है, तो सिचुएशन क्या थी मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है। तो सारे जो शेयर्स थे उनका ग्राफ कुछ ऐसा था, एकदम ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया था, इतना बड़ा डाउनफॉल आया था। तो आप यहां हो, ठीक है, जुलाई से दिसंबर में आप यहां हो। अब पिछले 2 हफ्ते में तो आप यहीं थे, 2 वीक्स का जो था उसका एक लो प्राइस आएगा जो कि एक्चुअल अभी का प्राइस है, पर 26 हफ्ते का प्राइस तो कहीं यहां था। तो विच एवर इज हायर वो मिनिमम प्राइस होता है। तो 26 हफ्ते के क्लॉज की वजह से पास्ट में जो आपका एक हाई प्राइस चल रहा था, जब मार्केट अप पे था तब का प्राइस आ रहा था। अब मुझे बताओ, अगर मैं एग्जांपल लूं कि यहां मेरा प्राइस 250 था, आज की डेट में मेरा प्राइस चल रहा है 80 रुपीज, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते का भी अराउंड 80 ही है, तो मेरा हायर प्राइस आ रहा था 250। अब मुझे बताओ, कोई भी इंसान जिसका प्राइस 80 रुपए चल रहा है वो 250 रुपए में कैसे प्रेफरेंशियल इशू लेगा तुमसे? सोच के देखो। तो कोई फंड ही नहीं दे रहा था, प्रेफरेंशियल इशू हो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से जो मिनिमम प्राइस आ रहा था वो 250 आ रहा था। अरे मेरा प्राइस 80 चल रहा है, तो आई शुड बी अलाउड कि 80 या अराउंड 80 कुछ प्राइस हो तो लोग लेंगे। तो इसीलिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, इसीलिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब क्या करना है, ध्यान दो, ध्यान दो। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, ठीक है, ध्यान दो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं अगर आपके, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल इशू शैल बी डिटरमिन्ड एज पर रेगुलेशन 164, जो मेन रेगुलेशन है जहां पे सब लिखा हुआ है, और 164B एज ऑप्टेड फॉर। मतलब इशुअर सोचेगा कि उसको 164 लेना है या 164B लेना है, जो भी उसके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी लेस देन, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस, क्योंकि इससे कम आप चार्ज नहीं कर सकते, ये मिनिमम प्राइस है। और वो कौन सा प्राइस लेना है, क्योंकि एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं, तो इन सारे क्लॉजेस में से जो भी हायर है वो मिनिमम प्राइस होता है, ठीक है। तो पहला क्लॉज क्या है, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग 12 वीक्स। तो 26 वीक्स के जगह पे अब आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 12 वीक्स का ले सकते हो, कि 12 वीक्स का थोड़ा हाल ही का है, बहुत 26 वीक मतलब बहुत पुराना हो जाता है। तो विद इन 12 वीक्स जो भी आपका चल रहा है, ठीक है, 12 वीक्स मतलब क्या, 3 महीने, 4 महीने, 4 वीक मतलब 1 महीना, तो विद इन 3 मंथ्स का जो प्राइस है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज सेम है, 2 वीक्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो बस अमेंडमेंट क्या है, ऑप्शन में क्या मिला उनको, उनको मिला कि 26 हफ्ते की जगह पे 12 वीक्स आएगा। 12 वीक्स यानी एकदम 3 महीने का ही ड्यूरेशन दिया, लेटेस्ट प्राइस जो कि उसी रेंज में होनी चाहिए, तो वैसा ऑप्शन आपको दिया गया है, जो एक रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही अमेंडमेंट है, छोटे मोटे और पॉइंट से पढ़ लेते हैं कि लॉक इन लगेगा 3 इयर्स का, ठीक है, नॉर्मल प्रेफरेंशियल इशू में जो भी लेगा 3 इयर्स का लॉक इन लगेगा। और प्राइस, ये प्राइस का ऑप्शन किसको मिला है, जो भी प्रेफरेंशियल इशू ला रहा है 1 जुलाई के बाद और अप टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद अब ये ऑप्शन नहीं है, टेम्पररी क्लॉज है ये। और फिर कि जो आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे, एक अप्रूवल में जितने भी आप प्रेफरेंशियल इशू लाओगे उसमें सेम प्राइसिंग लेनी पड़ेगी। मतलब एक अप्रूवल अगर मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ के प्रेफरेंशियल इशू का मैं अप्रूवल ले रहा हूं, अब 500 के अंदर मैं अलग अलग प्राइसिंग नहीं रख सकता, एक में 164, एक में 164B, पार्टली नहीं चलता। एक जो भी आप अप्रूवल ले रहे हो उसमें या तो 164 के हिसाब से जाओ या तो 164B के हिसाब से जाओ, पार्टली ऑप्शन आप नहीं ले सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। ऑल द अलॉटमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ द सेम शेयर होल्डर्स अप्रूवल शैल फॉलो द सेम प्राइसिंग मेथड, ठीक है। तो वो या तो 164 लो पूरे एक अप्रूवल के अंदर, एक अप्रूवल के अंदर सब डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही अप्रूवल के अंदर मल्टीपल प्राइसिंग्स आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल इशू, टेम्पररी है, 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आईसीडीआर का अमेंडमेंट, ठीक है, ऑल अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू आईसीडीआर।